चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। अब सुनना मेरी बात। अब कुछ क्वेश्चन है वो कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, और क्या लगता है तुम बताओ। Imagica has stopped opening to the public to trial run of its attraction. Tickets are sold at a 50% discount during this period, and the operating capacity is 80%. The officially opening day of the Imagica is 3 months later. Management claimed that soft opening is a trial run necessary for the amusement park to be in the condition capable of operating in the intended manner. Accordingly, net operating cost incurred should be capitalized. Comment. क्या नहीं? क्यों नहीं होगी? क्योंकि तो एडवर्टाइजमेंट का प्राइस जैसा क्या एडवर्टीजमेंट करने के लिए वो ट्रायल रन नहीं है, ये तो बोल रहा है ट्रायल रन कर रहे हैं हम तो। नहीं उसके सही बात है। आप समझो, मेरी कंपनी मैजिका है, मैंने जब विरार में थीम पार्क ओपन कर दिया है, बराबर है। अब मेरी ओपनिंग 3 महीने बाद की है, मैंने टिकट बेचना सेल कर दिया है। मैंने बोला भैया आओ, और डिस्काउंट पे मिलेगा, 50% का डिस्काउंट रहेगा, और 80% पे चलाऊंगा। अब मैं बोल रहा हूँ मैंने 80% पे इसके लिए चलाया है क्योंकि मैं ट्रायल कर रहा हूँ, बराबर ना। तो तुम क्या ट्रायल इंसानों को बैठ के कराऊंगी? मैं तुम क्या बोल रहा हो कि मैं झूला चलाऊंगा, पर झूला चलाते चलाते वो झूला कहीं और चला गया तो गारंटी नहीं है। ट्रायल था, हाँ तुमसे 50% का डिस्काउंट लेना। अभी राइड है, राइड में तुम बैठे हो, नीचे आ रही है, वो नीचे आते कहीं और उठ के चले गए पास में, तो गारंटी नहीं। ट्रायल है ना, 50% का डिस्काउंट देना, क्या ये सही है? ट्रायल करना है तो आप अपने स्टाफ को बिठाओ, बराबर ना। वो स्टैचू जो होते हैं उनको बिठाओ, आर्टिफिशियल चीजें देखो, वो चलाओ, वो सब ठीक है। तुम बोलो टिकट बेच के मैं ट्रायल कर रहा हूँ, वो तो गलत हो गया ना। तो इसका मतलब क्या ये ऐसा बोल सकते हो जैसे बोला एडवर्टाइजमेंट के लिए था? हाँ, तो ये कोई जरूरी नहीं था। मतलब आपके एसेट रेडी फॉर यूज है, और उसके बाद जो खर्चे होते हैं वो कैपिटलाइज होते नहीं है। पढ़ लो। चलो हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Neon Enterprise operate a major chain of restaurant located in the different cities. The company has acquired a new restaurant located at Chandigarh. The new restaurant required a significant renovation expenditure. Management expect that the renovation will last for 3 months, during which the restaurant will be closed. The management has prepared the following budget for this period. Salaries of the staff engaged in the preparing and the restaurant before this opening 750. Construction and remodeling cost of restaurant 330 lakhs. एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर। मतलब मान लो ताज होटल है, ताज होटल ने बोल दिया कि मैं इधर विरार में अपना एक ब्रांच ओपन करूंगा, तो इसने कोई जगह वगैरह ले ली और वहां पे रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है। अभी क्या बोल रहा है कि 3 महीने काम चलेगा, तो उन्होंने स्टाफ तो पहले ही अपॉइंट कर लिया है, ठीक है, जो शेफ है वो सब अपॉइंट कर लिए, मतलब इनका सैलरी इतना जाएगा 3 महीने का, और दूसरा जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ उसका खर्चा आएगा। तो ये बोल रहे दोनों खर्चे में कैपिटलाइज करूंगा। क्या सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? क्यों? क्या कैसे रेडी फॉर यूज है? नहीं, टाइम तो ले रही है 3 महीने का टाइम, तो ऑब्वियसली उसमें जो खर्चा होगा कैपिटलाइज होगा। बट वो हर खर्चा जो तुम कर रहे हो वो कैपिटलाइज नहीं होगा। वो जो स्टाफ का सैलरी है वो जरूरी थोड़ी था। स्टाफ कब चाहिए? रेस्टोरेंट से पहले चाहिए बाद में चाहिए? तो जरूरी था ही भी नहीं ना करने के लिए, वो तुमने रखा है वो अलग बात है, बट जरूरी नहीं था, तो वो वाला खर्चे को कैपिटलाइज करेंगे नहीं। अब बट जो दूसरा कॉस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन रीमॉडलिंग कॉस्ट है, वो जरूर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिए आंसर। अच्छा, जो खर्चा किया स्टाफ का वो तो एक्सपेंस माना जाएगा, वो पीएल में ट्रांसफर होगा। और नहीं आया आज ऐसा है। दिया फिर चला।
ओके, पढ़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। On 1st December 2018, C-Hub Glasses Limited purchased a 4 lakh worth of land for a factory site. तो हमने एक लैंड परचेज किया, कितने का परचेज किया बेटा? 4 लाख। C-Hub raised an old building on the property and sold the material it's from salvage from the demolition. तो हमने जो बिल्डिंग ली वो भूत बंगला था, तो हमने पहले उसको तोड़ा और उसमें सरिया वरिया निकला होगा, उसको हमने बेच दिया। ठीक है, अब हमने ये खर्चे किए हैं। डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, वो पुराने बिल्डिंग भूत बंगले को तोड़ने का 50,000। लीगल फीस जो हमने वकील हायर किया था उसके लिए 10,000। टाइटल गारंटी इंश्योरेंस लेता 12,000 का। और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सेल्वेज मटेरियल, वो जो सरिया वरिया निकला उसको बेचने से 8,000 मिला। तो आपको कॉस्ट निकालनी है, कैसे निकालेंगे? 50 का 10 डिवाइड करो, 8 को माइनस करो, हाँ और वो 4 लाख। ठीक है, करें शुरू। चलो क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एज पर, टाइटल गारंटी अरे वो होता है, इंश्योरेंस होता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, परचेज प्राइस इज 4 लाख। ऐड खर्चे ऐड करेंगे इसमें। डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग का खर्चा, अब ये जो खर्चा ऐड होगा इसमें आप ध्यान रखना 50,000 तो खर्च किया है, बट उसमें से 8 तो मिल गए ना वापस, तो 42,000 ही ऐड होंगे। लीगल फीस पूरी ऐड हो जाएगी। $10,000। टाइटल गारंटी इंश्योरेंस, कितना है? 12,000। ठीक है, वो 8,000 को इनकम नहीं बोलेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। फिर मारो टोटल 4। ठीक है, ये कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। टाइटल गारंटी था ना, वो टाइटल लेने के लिए अपन ने इंश्योरेंस किया है। कई बार ऐसा होता है ना, वो डिस्प्यूटेड मामला होता है, तो कल उठ के नहीं भी हो सकता अपने नाम पे, तो उसके लिए अपन ने इंश्योरेंस ले लिया। नहीं नहीं, वो नहीं, टाइटल गारंटी उसके लिए लिया गया है। गारंटी आपके पास टाइटल आ जाएगा। वो उसमें से माइनस था। नेट जो खर्चा होता है ना, वो ऐड होता है।
चलो हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। Question number 6. ABC Limited is installing a new plant for at its production facility. It provides you the following information. Cost of the plant is 31,25,000. Estimate dismantling cost. क्या ये ऐड होगी नहीं होगी? होगी, इसमें ऐड हो जाएगा। Initial operating losses. क्या ये ऐड होते हैं? नहीं, operating losses ऐड नहीं होते हैं। Initial delivery and handling cost. यस, ये होगा। Cost of site preparation, ये भी होगा। और consultant used for acquisition of the plant, ये भी होगा। तो बस निकाल दो टोटल कॉस्ट कितना आया, बता दो। कितना? 46 लाख बराबर ना। तो आप करो सॉल्व, लिखना कॉस्ट ऑफ क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट बराबर ना। फिर लिखना कॉस्ट ऑफ प्लांट इतना, एस्टिमेट डिसमेंटलिंग कॉस्ट इतना, इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट इतना, साइट प्रिपरेशन इतना, कंसल्टेंट का इतना। क्या तुम होशियार हो गए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। On 1st April 2011, XYZ Limited acquired a machine under the following terms. Rupees. List price of the machine is 80 lakhs बेटा। MRP, इम्पोर्ट ड्यूटी इसमें ऐड होगी, हाँ। डिलीवरी फीस, हाँ। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, हाँ। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, हाँ। परचेज ऑफ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर। क्या ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जरूरी था? नहीं, ये तो बाद का खर्चा है, तो ये वाला ऐड होगा नहीं। In addition to the above information, XYZ Limited has granted a trade discount of 10%. तो अगर मैं 80 लाख ऐड करेगा कि 10% माइनस होकर ऐड करेगा? माइनस होके बराबर ना। तो मतलब मोटा मोटी मेरा 72 लाख का ये होगा। इसके अलावा ये बोलता है कि अगर आपने उसको जल्दी सेटल किया तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या ये वाला खर्चा 5% माइनस करूं? नहीं, क्यों? ये तो कैश डिस्काउंट है, हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते, कैश नहीं। इसका कोई लिंक ही नहीं है, तो बाद ही खर्चा है, हर खर्चा थोड़ी ऐड होगा। क्या बोला, समझ में आया? तो बस इतना ही है। तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी बताओ? 90, ठीक है। 72 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 10 लाख प्लस 4 लाख, 92, 20,000 ना। सिर्फ 92 लैक्स। ठीक है, 72 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 4, ये है आंसर। करो फटाफट। इम्पोर्ट नॉन रिफंडेबल इसके लिए। हाँ, नॉर्मली नॉन रिफंडेबल ही होती है। नॉर्मली जो भी टैक्सेस होगा आपको नॉन रिफंडेबल ही मानना है। रिफंडेबल होगा तो वो क्वेश्चन बताएगा। इनपुट टैक्स रेट लिखा है, यस। ओके, चलो
क्वेश्चन नंबर 8, एबीसी लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी। ये खर्चा हुआ, कॉस्ट ऑफ द प्लांट ये वाला है, इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ऐड होगा, कंसल्टेंट यूज ऐड होगा, इंटरेस्ट चार्ज किया है डेफर्ड क्रेडिट पे, लेट पेमेंट पे, ये कुछ मतलब नहीं है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू डिसमेंटलिंग कॉस्ट ये भी ऐड होगा, ऑपरेटिंग लॉस नहीं होगा। बस तो बताओ कितना खर्चा आएगा टोटल, क्या हुआ? हाँ 2 लाख है, 0 पीछे। कितना? चलो फटाफट करो। हो गया? ठीक है, वही प्रेजेंटेशन में पता है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट। The cost of the plant 25 lakh, add initial delivery and handling cost 2 lakh, add cost of site preparation 6 lakhs, add consultant used for advice on the acquisition of the plant 7 lakhs, add net present value of estimate dismantling cost 3 lakhs, final cost 43 lakhs। हो गया? चलो अभी पता है वो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट की हमने बात की थी, उसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। RS Limited has acquired the heavy plant at a cost of 2 crores. The estimate life is 10 years. At the end of the second year, one of the major component, that is the boiler, has become obsolete, which was acquired at a price of 50 lakhs and required replacement, as further maintenance is uneconomical. The remaining plant is perfect and is expected to be last for the next 8 years. The cost of new boiler is 60 lakhs. Can the cost of new boiler be recognized as an asset? And if so, what should be the carrying value of the plant at the end of the second year? तो पहले तो मुझे बताओ, क्या वो नया जो कॉस्ट है क्या उसमें ऐड हो सकता है? हाँ। तो क्या बोला है? The new boiler will produce economic benefit to RS Limited and the cost is measurable. Hence, the item should be recognized as an asset. The cost of old boiler plant should be de-recognized and the new boiler will be added. अब अमाउंट निकाल देते हैं। पहले तो मुझे बताओ WDV चाहिए अपने को, तो 2 करोड़ का वैल्यू था, 2 करोड़ पे 10 साल की लाइफ इंटू 2 साल का डेप्रिसिएशन, साल का होता है 20 लाख, तो 2 साल का हो गया 40 लाख, वो माइनस कर लो, तो आज उसकी वैल्यू WDV होगी 1 करोड़ 60 लाख। अब इसमें आप जो ओल्ड बॉयलर प्लांट था उसका वैल्यू माइनस कर लो, नए वाले का ऐड कर लो, तो न्यू का 60 लाख ऐड कर लिया और ओल्ड का वैल्यू माइनस करना है। अच्छा, ओल्ड का कौन सा वैल्यू माइनस करना है? जो दिया था वो की WDV, तो 50 लाख था, उसका भी 10 साल की लाइफ थी, 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना होता है निकाल दो, तो 50 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 2, तो उसका डेप्रिसिएशन मिल गया 10 लाख का, 50 में से 10 चला गया 40, तो उसकी WDV हो गई 40, तो 40 ये कर लिया, 40 लेस हो गया और ये ऐड हो गया, तो नई वैल्यू इज 1 करोड़ 80 लाख। अरे समझे? नहीं समझ में तो बोल देना भैया। क्या? उसका भी तो WDV लेंगे ना, तो वो आपको ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट 40 लाख 50 लाख माइनस नहीं करना है, WDV माइनस करना है। अभी WDV कैसा है वो देख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 50 लाख का वैल्यू था,
इसमें से आपको डेप्रीशिएशन माइनस करना है। डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे? 50 लाख डिवाइड बाय 10 साल इंटू 2 ईयर, ऐसा। क्या बोला, समझ में आया? इस तरह से अपना निकाला है। चाहे तो ये कैलकुलेशन से दिखा दो आंसर में। ये क्या किया? कॉस्ट और ये डेप्रीशिएशन, चाहे तो लिख दो कॉस्ट और ये इसका डेप्रीशिएशन। WDV चाहिए हमको, कॉस्ट में से डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद का वैल्यू। तो 50 लाख की असेट थी, 10 साल की लाइफ थी, 5 लाख 1 साल का डेप्रीशिएशन था, 2 साल का 10 लाख हो गया, तो 50 में 10 चला गया, आज उसकी वैल्यू 40 है। 40 हटाएंगे ना, जो वैल्यू होगी वो हटाएंगे ना। ओके चल, क्वेश्चन नंबर 11। करें शुरू। A Limited has carried out certain work on the various machines in their engineering plant, which manufacture high quality metal pattern and templates for use in industry. Determine in each case whether the cost of improvement can be added to the existing carrying value of the asset concerned. तो जो आपकी asset और जो अभी चल रही है, क्या उसमें जो ये improvement कर रहा है, क्या वो add होगा कि नहीं होगा, वो बताने का है। पहला, the cost of an annual machine overall which will maintain the original asset standard of performance of the machine for the coming 12 month। तो आपने उस मशीन को ओवरऑल मतलब पूरा एक बार रिपेयर कराया, ठीक कराया, जिससे वो अपनी जो मेंटेनेंस है वो बनी रखी रहेगी। क्या ये होगा कैपिटलाइज? नहीं, तो मेंटेनेंस वाला हो गया, एफिशिएंसी बढ़ नहीं रही है। नंबर 2, the cost of repair to press machine which was damaged by the emergency service while trying to extract the arm of the worker who had been trapped in the press। तो आपका मशीन क्या हुआ? डैमेज हो गया, क्योंकि आपका वर्कर का हाथ फंस गया, तो आपने वो पार्ट तोड़ा, ठीक है, पर हाथ निकाल दिया, फिर उसके बाद नया पार्ट डाला, वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, तभी तो कॉस्ट हुई ना। तो अब ये बताओ, ये होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अरे भैया, दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। जो आपने खर्चा किया वो तो ऐड होगा, बट पुराना वाला मशीन का पार्ट माइनस भी करना पड़ेगा। समझ में आया ना क्या हुआ? मशीन थी, हाथ फंस गया, अब हाथ कट जाएगा, इससे अच्छा मशीन तोड़ दो। हमने मशीन का वो उतना पैसा तोड़ दिया, हाथ निकाल दिया। अब इंप्रूवमेंट क्या होगा कि वापस नया पार्ट डालेंगे, वही तो इंप्रूवमेंट होगा, वही तो ऐड होगा। ये ऐड करने की बात करें ना, तो वो ऐड होगा, जो तोड़ा है उतना वर्क माइनस हो जाएगा। ये है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ध्यान रखना। हमको क्या लग रहा नहीं होगा, लॉजिकल तो लग रहा नहीं होगा, सही बात नहीं होगा, बट हम बात किसी कर रहे हैं? क्या हम वो तोड़ने की बात कर रहे हैं कि नया लाने की बात कर रहे हैं? स्टार्टिंग में समझाया था कि ये इंप्रूवमेंट कर रहा है, ऐड कर रहा है। नंबर 3, मॉडिफिकेशन टू द कटिंग मशीन विच विल इंक्रीज इट्स रेट ऑफ आउटपुट फ्रॉम 500 टू 560। यस, एफिशिएंसी बढ़ गई। मॉडिफिकेशन टू लेते हैं विच विल रिप्लेस द करंट वाटर कूलिंग सिस्टम विद ऑयल बेस्ड सिस्टम, देयर बाय द इसकी लाइफ जो है वो 2 ईयर से बढ़ जाएगी। The upgrading of the cutting machine with a new software which will improve the accuracy of the measurement and cutting tolerance by the several microns, बताओगा होगा। लास्ट में, alternation to a production line which will allow automatic feeding from a machine to the next one in the production process, thereby removing the need of employee manually। तो अपन मतलब मैनुअली से ऑटोमेटिक पे जा रहे हैं, होगा। एफिशिएंसी बढ़ रही है डेफिनेटली। यस, तो पहला नहीं होगा, बाकी सब होंगे। क्या बोल रहा, समझ में आया? पढ़ लो आंसर। AS28 अलग से AS है, तब बात कर ली।
हुआ क्या? चलो अब एक बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ये थोड़ा सा करना है आपने। एक बार तुम निकालो इसका अपने हिसाब, रफली निकालना। चलो कितना आंसर आया तुम्हारा? 1,45,00,000 चलो चेक कर लेते हैं, बराबर है क्या? देखा, देखो, सृष्टि लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद द सप्लायर टू परचेज ऑफ मशीनरी which is to be installed in department A in 3 month time. Special foundation were required for the machinery which were to be prepared within the supply lead time. The cost of the site preparation and laying foundation were 1,41,870. This activity was supervised by a technician during the entire period, who is employed for the purpose of 45,000 rupees per month. The technician service are given by the department B to department A, which billed the service at 49,500 per month after adding 10% profit margin. तो ये इसमें 10% का profit margin ऐड किया है, फिर हमको दिया है। The machine was purchased at 1,58,34,000. That is inclusive of IGST, for which input credit is available. तो सबसे पहले हमको चाहिए परचेज प्राइस, बराबर ना? तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, व्हाट इज द परचेज प्राइस? 1,58,34,000, बट दिस इज इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी। कितना परसेंट बेटा? 12%। तो क्या इसमें से डायरेक्ट 12% माइनस कर लूं? वो किया तो गलत है, जो कॉमन मिस्टेक तुम करते हो, बराबर ना? तो हमको डिवाइड बाय 112 करना पड़ेगा, इनटू 100 करना पड़ेगा। 112 हाँ, क्यों ऐसा क्यों? मैं लॉजिक समझा देता हूँ 2 मिनट बाद, पहले इसका ये आंसर बताता हूँ। 141,37,500 बराबर ना? ये अपना आंसर आया। अब जरा इसके अंदर 15% 12% ऐड करो, चेक करो क्या वही अमाउंट आता है कि नहीं आता है। वही आता है, बढ़िया बात है। अगर मान लो तुमने ये वाला किया होता 1,58,34,000 माइनस 12%, बताओ कितना आता अगर तुमने ऐसा किया होता तो? 1,39,23,000, 1,29,39 बराबर ना? अगर ये किया तो इसमें 12% ऐड करो, तो सीधी बात है, तुमने मिस्टेक किया ना। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आपने इसको 12% ऐड किया ना, तो क्या इसके ऊपर 12% था? आंसर इसमें, ठीक है? तो आप समझिए, इसको समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं कि देखिए कैसा होता है। सबसे पहले होता है तुम्हारा मेन अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, ठीक है? या ऐसा बोलोगे विदाउट जीएसटी, विदाउट जीएसटी मान लेते 100 रुपए विदाउट जीएसटी। अब प्लस जीएसटी तुमने लगा दिया इसके अंदर 12, तो दैट बिकम विद जीएसटी कितना? 112। अरे हाँ कि ना? अब आप मुझे बताइए यहाँ पे जो अमाउंट है 1,58,00,000 वो विदाउट के विथ है? विथ है, विथ है ना? 1,58,34,000 हमको विदाउट चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। क्या बोले, समझ में आया? तो ये था परचेज प्राइस अपना। अब इसमें ऐड करने खर्चे, जैसे पहला जो खर्चा हमने किया था ये था फाउंडेशन ऑफ प्रिपेयर साइट प्रिपरेशन, तो ये ऐड कर लेंगे, ऐड साइट प्रिपरेशन। तो साइट प्रिपरेशन का 1,41,870 बराबर ना? चलो अब क्या है आगे? इसने बोला है दूसरा काम है सुपरवाइज टेक्नीशियन का फीस, बराबर ना? टेक्नीशियन फीस जो है वो उसकी बात करनी है। टेक्नीशियन की फीस कितनी लूंगा? मेरे पास 2 क्वेश्चन मतलब आंसर है, एक है 45,000, एक है 49,500। 45 लेना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट है, एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, वो खर्चा है ही नहीं जो एक दूसरे को हो रहा है। अरे भाई मैं ही
मान लो मेरे एक डिपार्टमेंट ये है, एक डिपार्टमेंट ये है, मैं इसको बोला तो इसको इतने में बेच दे, तो वो तो मेरा प्रॉफिट थोड़ी हुआ, तो मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, खर्चा भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब मैं खर्चा वही लूंगा जो मुझे सच में पे करना है। तो मुझे 45,000 रुपीज का पेमेंट करना है। कितना पढ़ना करना है? 45,000 का। तो 45,000 इंटू 3 1,35,000। चलो इसके अलावा और इसमें क्या आएगा? आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि ये तो इनपुट रेट होगी, फिर 55,770 का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हुआ है, वो भी ऐड हो जाएगा। लाने का खर्चा कितना है? 155,770 था। चलो इसके बाद में ये बोलता है कि आर्किटेक्ट को भी अपॉइंट किया था जिसकी फीस थी 30,000 रुपए, जो जरूरी था बराबर ना इंस्टॉलेशन के, तो प्रोफेशनल फीस हो गई 30,000। और इसके बाद कोई खर्चा नहीं है, बस इतना ही है। तो अब टोटल मिलाए कितना खर्चा हो गया? 145,000 140। क्या यही है? बस कितने लोगों का ये आंसर आया फर्स्ट अटेम्प्ट में? मतलब स्टार्ट जब आपने किया बिना गलती की आपने ये आंसर लेके आ गए, 1 2 बस। फिर तुमने आंसर देखा होगा, फिर तुम्हें समझा होगा, फिर तुमने चेक किया होगा वो। ठीक है, बोलो किसको डाउट है? किसने कॉपी नहीं किया तो कर लो पहले। चलो हो गया। चलिए ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 बराबर है। 11 ऑलरेडी हो चुका है अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। Akshay Limited install a new plant, not a qualifying asset, at its production facility and incurred the following cost. Cost of the plant 30 lakhs. Initial delivery handling cost ऐड होगा, हाँ। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन होगा, कंसल्टेंट फील्ड भी होगा। क्या इंटरचार्ज डेफर्ड क्रेडिट होगा? नहीं। एस्टिमेट डिसमेंटिंग कॉस्ट होगा। ऑपरेटिंग लॉस नहीं होगा, ये हमने ऐसा पहले भी कर चुके हैं बराबर ना। तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा अपने, खत्म। टाइम पास था, क्या था? नहीं नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्या हुआ? तुम्हारे अंदर नहीं है। अरे वो एक्स्ट्रा के क्वेश्चन ऐड किए ना इस बार, जो एग्जाम में आए हुए 2-3 अटेम्प्ट के, वो ऐड किए बस, और कुछ नहीं। तुम तो ऐसे भी पेपर सॉल्व करोगे 2-3 अलग से, तो हो जाएगा उसमें। क्या कभी कभी आ जाता है। चलो अभी ये इसका पार्ट 1 हो गया, अभी अपने को पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ना है। अभी तक हमने जो भी बात की है उन सब में हमने बात की है जब हमने खुद असेट खरीदा है, परचेज किया है। तो मैंने बोला हर बार आप पीपी परचेज नहीं करोगे ना, कभी कभी हम टैलेंटेड भी होंगे, तो हम खुद बनाएंगे। जैसे मैं खुद कार बना दूं, मैं खुद व्हीकल बना दूं, मैं खुद बिल्डिंग बना दूं, तो हो सकता है ना। मैं कारीगर हूं, बना दूं बिल्डिंग खुद की, क्या दिक्कत है? 4 लोगों को बोला कि चलो लगे रहो, बराबर ना। चलो भावेश, चलो अभिषेक, क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं। तो वैसा भी तो हो सकता है, एसी बना सकता हूं। तो यहां तक तो हमने बात कर ली जब परचेज को पीपीई होता है। अब हमको बात करनी है जब सेल्फ कंस्ट्रक्ट को पीपीई होता है। जैसे आम की पेड़ भी तुम बना रहे हो ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन है ना आम की पेड़ कैसे आएगा? वो खुद ही बनाया ना, हमने तो बनाया, बीज लेके आया, डाला तो गाया, हमने तो बनाया। ऐसा बना बनाया थोड़ी लेके आया कहीं से। वो भी हो सकता है तो बना बनाया लेके, तो जितने में लेके आया उतना, और जो उसको डालने जो खर्चा हुआ है जमाने का ऐड कर लो। मान लो बना बनाया पेड़ में लेके आ गया, आजकल तो पता है डायरेक्ट जमीन में से खोद के वो सीधा साथ में घर के घर उठा देते हैं, तो फिर ये तो क्या चीज है, बराबर ना। अरे हाँ कि ना। तो मान लो कहीं पे कुछ पेड़ लगे हुए थे, मैंने उठाए और अपने गार्डन में डाल दिए, तो जो पेड़ खरीदे होंगे मैंने किसी से, तो या फ्री में मिले तो बढ़िया बात है, खरीदे होंगे तो उसका पैसा प्लस वहां पे डालने का जो खर्चा हुआ वो पैसा, बस। क्या बोल रहे, समझ में आया? वो वाला हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं कोई असेट खुद बना रहा हूँ, जैसे मैं कोई कार बना रहा हूँ, मैं कोई, कई बार आपने देखा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खुद के लिए या बिजनेस से अलग से कार बना देते हैं, अलग टाइप की थोड़ा ऐसा, तो वो लोग कैसे बुक करेंगे?
तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट कैसे निकालेंगे, इसके लिए तुमको कॉस्टिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कॉस्टिंग में कॉस्ट निकालना सीखा है, बस वही डायरेक्ट मटेरियल जो लगा है वो वाला, डायरेक्ट लेबर जो लगा है वो वाला, एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड जो होते हैं, बोरिंग कॉस्ट अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो, और टेस्टिंग कॉस्ट आपको नेट वाली लेनी है। बस हो गया काम। मतलब मोटा मोटी कॉस्टिंग को फॉलो करना है। इसको फॉलो करना है कॉस्टिंग को। जैसे कॉस्टिंग में आप किसी भी चीज की कॉस्ट निकालते हो वैसे तो कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। इफ एन एंटरप्राइज मेक अ सिमिलर असेट फॉर द सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, the cost of the asset is usually the same as the cost of construction of an asset for sale. Therefore, any internal profit are eliminating in arriving at such cost, that is only cost will be added, not cost plus profit. अब मान लो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी वोल्टेज कंपनी है, मैं एसी बनाता हूँ, तो मैं ये एसी बना के सबको बेचता हूँ। अब 2 एसी मैंने खुद के लिए भी यूज कर ली है बिजनेस में, तो हम इसी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप कैसे एक कॉस्ट का तो कोई ऐसा मटेरियल और एक एसी का तो लेबर वो सब निकाल सकते हैं। आप 1000 एसी बना रहे हो तो आप एक अपने इस एसी का कैसे कॉस्ट निकालोगे? तो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आपने जब 1000 की एसी की कॉस्ट निकाली होगी तो वो कॉस्ट ले लो, डिवाइड बाय आप जितने एसी आपने किए इनटू 1 का निकाल दो। हाँ, बट अगर मान लो उसमें कुछ इंटरनल प्रॉफिट हुआ होगा आपको तो वो मत लेना। जैसे अभी जो क्वेश्चन था उसमें 49,500 था, वो डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी को हुआ था, तो वो लेना। ओनली जो आपकी जो कॉस्ट सच में कॉस्ट होती है वही लेना है। क्या बोला, समझ में आया? तो वो ध्यान रखना है अपनी। इसके अंदर आप कभी भी एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल लेबर मत लेना, वो जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ जाएगा, ठीक है। और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा अगर AS60 में क्वालिफाइंग असेट है तो वो ध्यान रखना है। सेम वे से तुमको बेयरर प्लांट को भी अकाउंट करना है। बेयरर प्लांट मतलब वही आम का पेड़। बेयरर प्लांट आर अकाउंटेड फॉर इन द सेम वे एज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आइटम ऑफ PP बिफोर दे आर इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंड बाय द मैनेजमेंट। तो कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग, प्लांटिंग मटेरियल, इंपोर्ट ड्यूटीज को टैक्सेस पे किए, ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर लो, साइड प्रिपरेशन जो आप करते हो, प्लांटिंग, ठीक है, ये सब चीजें करते हो तो वो जो भी इसको करने में जो खर्चा होता है वो सब ऐड कर लो। मतलब मैंने बीज लिया, अगर मान लो मैं खुद उगा रहा हूँ तो मैंने बीज से काम शुरू किया, तो बीज लिया उसका खर्चा, फिर उस बीज के लिए मैंने मान लो मिट्टी भी लाई है तो मिट्टी का खर्चा, फिर एक लेबर बंदा रखा हुआ जो उसको अंदर डालेगा, करेगा, खोदेगा वो वाला, उसके पानी का खर्चा। तो जो जो खर्चा आप निकाल सकते हो, जितना भी आपने खर्चा किया उसको पेड़ बनाने में, वो सारा खर्चा क्या करना पड़ेगा अपने को ऐड। क्या बोला, समझ में आया? तो जैसे आप नॉर्मल कॉस्ट निकाल दो वैसे उसका भी कॉस्ट निकाल दो। खुद से उग गया तो फिर नो कॉस्ट। अरे भाई आम खाया, गुडली थी, फेल दी, तो सच में उग गया तो नो कॉस्ट बराबर ना, तो वो अलग बात है। तो ये था तुम्हारा सेल्फ कंस्ट्रक्ट असेट के लिए। एनी डाउट किसी को? आगे बढ़े, ठीक है। तीसरा एंड इंटरेस्टिंग वाला, जहां पे आप क्या करते हो बेटा, एक्सचेंज करते हो। क्या करते हो? एक्सचेंज। What if PP acquired in exchange for a non-monetary asset or asset or a combination of asset, monetary and non-monetary asset? अब ये क्या बला है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, मैं कोई असेट परचेज करता हूँ, PP परचेज करता हूँ, ठीक है। अब 2 वे से हो सकते हैं, तो कैश में परचेज किए तो वो एक्विजिशन वाले में हो गया, काम हो गया। खुद बनाया तो ऊपर वाले में काम हो गया। बट मैंने क्या किया, एक्सचेंज में लिया है। जैसे मान लो मैंने अपनी कार देके मशीन ली है, मैंने अपना बिल्डिंग देके जेट, प्राइवेट जेट को ले लिया है। क्या बोला, समझ में आया? तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे वाले केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने कहा ये टैब दे दिया, मैं तुमको इसका फोन ले लिया, तो ऐसे वाले केस में कैसे आप रिकॉर्ड करोगे वो बात करनी। तो अपना AS क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। ये बोलता है सबसे पहले तो आप चेक करना कि जो असेट आप एक्सचेंज करके ले रहे हो क्या उसकी उसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आंसर तुम्हारा चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन करना चाहिए कमर्शियल सब्सटेंस मतलब क्या। इसका एकदम सिंपल मतलब है उस ट्रांजैक्शन से तुम्हारे बिजनेस का फ्यूचर कैश इनफ्लो या आउटफ्लो अफेक्ट होगा। क्या बोला, समझ में आया? जिससे तुम्हारे बिजनेस का कैश फ्लो क्या होगा, अफेक्ट होगा, उसका कमर्शियल सब्सटेंस है। और जिससे कैश फ्लो अफेक्ट नहीं होगा उसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। एग्जांपल देता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा। मेरे पास में BMW कार थी, ठीक है, जो मेरे बिजनेस में यूज हो रही है। योगी सर के पास में मर्सिडीज थी। मैंने बोला सर आप मर्सिडीज चला रहे हो, बोर हो गए, मैं BMW चला रही बोर हो गया हूं, आपकी मर्सिडीज इधर, मेरा BMW उधर, एक्सचेंज। तो अब मैंने मर्सिडीज ले ली, मेरी बुक्स में मर्सिडीज आएगी। क्या इसकी वजह से मेरा कोई फ्यूचर में कैश फ्लो इफेक्ट होगा?
नहीं, वो भी कार थी, वो भी चल रही थी, उससे बिजनेस में कोई खास ऐसा कोई इनपुट आने वाला नहीं है, कोई एफिशिएंसी बढ़ने वाली नहीं, कुछ नहीं है। क्या बोला, समझ में आ रहा है? तो क्या मेरा फ्यूचर में कैश फ्लो इफेक्ट होने वाला है? नहीं। तो देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस। अब मैंने अपनी BMW दे के एक मशीनरी परचेज कर ली है, क्या इससे मेरा कैश फ्लो फर्क पड़ेगा? हाँ, क्योंकि मशीनरी आ गई तो इससे मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा पैसे आएंगे, सेल बढ़ेगा, सीधी बात। तो ये इसका कमर्शियल सब्सटेंस हुआ। क्या बोला, समझ में आया? मैंने अपना टैब दे के एक डिजिटल बोर्ड परचेज कर लिया है, क्या इसमें कमर्शियल सब्सटेंस होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड लेता हूं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ज्यादा ऑनलाइन लेक्चर ले सकता हूँ, तो उसका इफेक्ट हो गया। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा, जो चीज आप ले रहे हो, दे रहे हो, क्या उसकी वजह से तुम्हारा बिजनेस में कैश फ्लो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो कमर्शियल सब्सटेंस है, और नहीं पड़ेगा तो नहीं है। कुछ भी कैश फ्लो होना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते हैं, जब कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता है, वो सिंपल है थोड़ा। अ ट्रांजेक्शन लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस if the position of the company in terms of cash flow or enterprise specific value before and after exchange transaction remains same। बस ये डेफिनेशन दे दी तुमको। अरे हाँ कि ना? ऐसे वाले केस में क्या होता है, इन सच केस द असेट एक्वायर्ड विल बी द मेजर एट द WDV ऑफ असेट गिवन अप। इसका मतलब समझाओ। इन सच केस असेट एक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल मैं सर से ले रहा हूं मर्सिडीज, तो मर्सिडीज कितने में रिकॉर्ड होगी? विल बी मेजर एट WDV ऑफ असेट गिवन अप। तो जो मैंने वो दिया है, मोटा मोटी नाम ही चेंज होगा, बाकी तो वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि वही अमाउंट सेम ही, अमाउंट तो सेम ही है ना भैया। तुमने ये दिया, वो लिया। हाँ, तुमने अगर एक्स्ट्रा पैसा दिया तो उतना ऐड कर लेना। जैसे मैंने BMW भी दी और 10 लाख एक्स्ट्रा दिया है, तो BMW की जो WDV थी वो 10 लाख एक्स्ट्रा ऐड कर ले, वो तो कॉमन सेंस है, क्योंकि उससे तुम्हारा बिजनेस में कोई फर्क पड़ा ही नहीं ना बेटा। वो तो करंट कैश फ्लो ना, उसकी वजह से फ्यूचर हो रही है। समझ में आया? वैसा है। सेम पे दिखेगा। हाँ, क्योंकि अब इससे मेरा कैश फ्लो तो फर्क पड़ेगा नहीं, फ्यूचर में मेरा कोई बेनिफिट तो होने वाला है नहीं, अलग से कोई जिसकी वजह से मुझे पैसा मिलेगा ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मेरा टैब था मान लो 30,000 पे, बराबर है। अब मैंने टैब दे दिया, इसका फोन ले लिया, अब इसके फोन की मार्केट वैल्यू का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोले, समझ में आया? मेरा टैब दिख रहा था 30,000 रुपए में, तब वो फोन भी कितने पे दिएगा? 30,000 रुपए में। हाँ, अगर मैं सौरभ को 5,000 एक्स्ट्रा अपनी जेब से भी दे रहा हूं इसके लिए, तो एक्चुअली मुझे तब 30,000 में पड़ा, 35 में पड़ा, क्योंकि आपने एक तरह से एक्विजिशन कॉस्ट दिया ना, तो वो उसमें ऐड कर दिया। बाकी कोई चेंज करना नहीं है, क्योंकि इससे कॉमर्शियल सब्सटेंस में है ही नहीं, इसमें कोई तेरा फ्यूचर में कैश फ्लो इफेक्ट होने वाला ही नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? उसकी आपने एक्सचेंज किया, पता होता है पहले से, ऐसा नहीं होता है। आप जब करते हो ना, अगर आप अपने एग्जांपल से लेते हो करेक्ट ना, कर रहा है तो अलग बात, तो फिर वो हो गया। मैं तो इसमें बता रहा हूँ नहीं कर रहा है ऐसा, वैसे नहीं करेगा। टैब से लेक्चर से फोन आप मैंने कहा बोला ये स्टेप की बात कर, समझ में आया? कुछ भी कैश फ्लो बोला है, बराबर, इनफ्लो आउटफ्लो भी डन। समझ में आया तुमको? मतलब मोटा मोटी अगर मेरा उसमें बिजनेस में कैश उसी वजह से बढ़ने वाला नहीं है, कम होने वाला नहीं है, तो वो जो पहले थी उसी वैल्यू पे दिखेगी। हाँ, अगर आपने एक्स्ट्रा कैश में पैसा दिया उसको, तो ऐसे भी उसकी वैल्यू बढ़ गई ना, तो ऐड कर लो। जैसे मान लो ये AC है, मैंने 30,000 में लिया है, अब सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब मैंने अगर AC का कोई पार्ट रिप्लेस किया, तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। तो ऐसे भी हम कोई खर्चा बाद में करते हैं, अगर उसकी एफिशिएंसी बढ़ते ऐड करते हैं ना। अब ऐसे मान लो मैंने टैब के बदले वो फोन ले लिया है, अब उसमें क्या किया मैंने, ऐड कर लिया, एक्स्ट्रा पैसा दिया, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई ना, तो ऐड कर लिया। बस वही तो कॉमन सेंस वाला एकदम चीज है, इसमें दिक्कत होना ही नहीं चाहिए भैया। क्या बोला, समझ में आया? दिक्कत दूसरे में होगा, मजा दूसरे में है, जो मोस्टली केस में होता है बिजनेस में। क्या है देखो, ट्रांजेक्शन हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस भैया, उसकी वजह से तुम्हारा बिजनेस में कैश फ्लो इफेक्ट होने वाला है। अब क्या किया जाए? Cost of such PPE measure at fair value of asset given up unless the fair value of asset received is more reliable. If information about reliability is not available, the following order of preference of recording of PP can be followed.
मेजर एट फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, मेजर एट फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड, WDV ऑफ असेट गिवन अप। तीन चीजें बोलती इसने। क्या बोले, ध्यान से सुनना। मैंने, ये मेरी बिल्डिंग है, ध्यान से सुनो, ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग का वैल्यू 10 करोड़, WDV बेटा। जबकि मार्केट में इसका वैल्यू बढ़ गया है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, सब चीजें, इसके मार्केट में वैल्यू 15 करोड़ है। अब इस बिल्डिंग को मैं दे रहा हूं किसी और को, बराबर है, और बदले में मैं मशीन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बदले में? मशीन। ये मशीन की WDV उसकी बुक्स में दिख रही होगी मान लो 8 करोड़, बट ये मशीन जो है इसकी मार्केट वैल्यू है 5 करोड़। अब हमने एक्सचेंज कर लिया, हम ये अज्यूम करते हैं कोई एक्स्ट्रा कैश में पैसा दिया भैया, नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने बिल्डिंग दी, मशीन ली, खेल खत्म। अब आप मुझे बताइए, क्या मेरी बुक से बिल्डिंग हटेगी कि नहीं हटेगी? हटेगी, क्योंकि दी मैंने, एक्सचेंज की है, और मशीन आएगी तो मेरी बैलेंस शीट में मशीन आने वाली है। तो जो मशीन आएगी उसको मैं अपनी बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड करेगा? मतलब इसकी एंट्री क्या होती है, देखो, मशीन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। अरे ये एंट्री होगी नहीं होगी? क्वेश्चन ये उठता है कि मशीन को मैं कितने में रिकॉर्ड करेगा। तो अपना एएस बोलता है आपको मशीन को रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। मैंने कौन से असेट दिए? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जब दी है तो बिल्डिंग की वैल्यू तो मार्केट वैल्यू तुझे पता ही है ना। मैं बोला हाँ, कितनी वैल्यू बढ़ा? 15 करोड़। तो 15, बिल्डिंग मेरी 10 में बुक में थी तो 5 का गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज 5 का, खेल खत्म। लॉजिक एकदम क्लियर है। जब तू असेट दे रहा है और बदले में वो असेट मिल रही है तो तेरी असेट की सच में उतनी वैल्यू होगी तभी तो वो ले रहा होगा। तो तुझे उसकी वैल्यू की परवाह करनी नहीं, तुझे तेरी मार्केट वैल्यू पता है तो बस उतने में रिकॉर्ड कर ले। ये फोन है, ये फोन मैंने 1 लाख में लिया था आज से 2 साल पहले। आज इसका मार्केट में 60,000 रुपए मिलता है। कितना मिलता है? अब मैं ये फोन देके कुछ और ले रहा हूं और मैं कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहा हूं, तो सच में इसकी वो जो असेट ले रहा हूं उसकी वैल्यू 60,000 ही होगी ना, क्योंकि सामने तो उतना ही फर्क मिल रहा है ना। वरना तो वो ज्यादा पैसा मांगता, मेरे पास कम मांगता, पर ऐसा है ही नहीं। वो ले रहा मतलब उस असेट की वैल्यू कितनी होगी? 60,000। क्योंकि अगर मैं इस फोन को आज बेचता तो 60,000 मार्केट से मिलता, फिर लेता ना। तो जो मैंने खरीदा है उसकी वैल्यू भी कितनी होगी मेरे लिए? 60,000। चाहे उसके लिए कितनी भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो 60 में मुझे मिला। समझ में आया? तो आपको लेनी है असेट फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। जो आपने असेट दिया उसकी फेयर वैल्यू 60,000। अब आपकी बुक में 10 पे दिख रहा था तो 5 का गेन हो गया, मोटा मोटी। लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे बोलो, समझा? अब सुनना, अगर मैं उसको फोन ये देता हूं, मतलब मैंने बदले में क्या दिया? बिल्डिंग दिया है और मशीन ली है, बट मैं उसको 1 लाख रुपए कैश में भी दे रहा हूं या 1 करोड़ रुपए कैश में भी दे रहा हूं इस वाले केस में, तो टू कैश में आएगा। बट मशीन कितने पे बुक होगा? 16 करोड़, क्योंकि 15 का तो तुम असेट दे रहे हो और 1 करोड़ एक्स्ट्रा दे रहे हो, मतलब मोटा मोटी कितने में पड़ा? 16 करोड़ में। तो हम इसमें 15 के बदले 16 ले लेंगे और टू कैश 1 करोड़ और हो जाएगा। बराबर है? तो जितना कैश पैसा दे रहे हो उतना एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, कॉमन सेंस है यार। अरे समझे? अब ये बोलना कि मान लो कि जो आप असेट दे रहे हो उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है ही नहीं, नो फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। क्या बोला, समझ में आया? अगर फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग नहीं है, मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग नहीं है, तो ये बोलता है फिर आप एक काम करो, जो आपने असेट ली है ना उसकी फेयर वैल्यू ले लो। तो अब मैं मशीन को पूछूंगा भाई तेरा मार्केट में कितना वैल्यू है? तो बोला मेरी तो मार्केट में 5 करोड़ की वैल्यू है। और ठीक है, 5 करोड़ में दिखाएंगे। तो मशीन अकाउंट डेबिट 5 करोड़ टू बिल्डिंग। बेटा कितनी बिल्डिंग की वैल्यू थी? 10 करोड़। तो क्या हो गया? लॉस हो गया, तो लॉस डेबिट कर लेंगे 5। अब मैंने पूछा तेरी फेयर वैल्यू कितनी है? बोला मेरे को भी नहीं मालूम। क्या बोला, समझ में आया? ना अपनी फेयर वैल्यू पता ना उसकी फेयर वैल्यू पता। चल आप क्या करे? प्रोडक्ट ही ऐसा था, आज तक भी ऐसा हुआ ही नहीं, ट्रेड हुआ ही नहीं, ना उसका हुआ ना मेरा हुआ। तो मतलब कोई बात नहीं, सिर्फ नाम चेंज कर ले। WDV जो चल रही थी वही कंटिन्यू कर, सिर्फ नाम चेंज कर ले। क्या क्या नाम लेगा तुम? आज से तो बिल्डिंग के बदले लेगा मशीन। तो जो 10 करोड़ था वो 10 करोड़ चले, नो गेन नो लॉस, कुछ बुक नहीं करना। जब सेल हुआ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? वैसा है। तो आपको सबसे पहले लेंगे असेट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, वो नहीं तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन अप, वो भी नहीं तो फिर सेम WDV कैरी करना है, सिर्फ नाम चेंज करेंगे बस।
क्या ये आपको समझ में आया? और कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं तो मैंने पहले ही बोला दिक्कत ही नहीं है, आपको कोई फेयर वैल्यू देना ही नहीं है, सिर्फ जो डब्ल्यूडी चल रही थी वो डब्ल्यूडी सेम कैरी करो, बात खत्म। बस एक्स्ट्रा कैश में पैसा दी तो उसकी एक्स्ट्रा एंट्री पास कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये था तुम्हारा अगर तुमने एक्सचेंज किया है तो। ये एग्जाम्पल सब दे रखे हैं, तो मुझे पता है डाउटिंग वाला डाउट आएगा तुमको। तो देखो कॉमर्शियल सब्सटेंस मतलब क्या है पहले वो समझा लेते हैं। अ ट्रांजेक्शन एज कॉमर्शियल सब्सटेंस इफ इट चेंज द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ द एंटिटी इन अ सिग्निफिकेंट वे। इन अदर सिग्निफिकेंट होना चाहिए, मतलब छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, 10 रुपए 50 रुपए लाख रुपए करोड़ों की बात करो तो मतलब नहीं है वो। इफ द एक्सचेंज अफेक्ट द अमाउंट टाइमिंग और रिस्क ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो आउटफ्लो इट हैज अ कॉमर्शियल सब्सटेंस। इफ द एक्सचेंज डज नॉट अफेक्ट द कैश फ्लो इट इज अ लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस। बराबर है? एग्जाम्पल मेड वेरी सिंपल। मशीन स्वैप बिगर कैपेसिटी, एक मशीन दी ज्यादा कैपेसिटी वाली मशीन ले ली, तो मुझे बताओ क्या इससे फ्यूचर कैश फ्लो अफेक्ट होगा? हाँ, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ट्रक स्वैप सेम टाइप सेम कैपेसिटी, क्या इससे कैश फ्लो अफेक्ट पड़ेगा? नहीं। ठीक है, चलो लैंड एक्सचेंज, आपने अपना लैंड एक्सचेंज कर लिया बट जो पहले की सिटी थी वो छोटी थी अब बड़ी वाली है, तो क्या इससे कैश फ्लो फर्क पड़ेगा? हाँ। ठीक है, डन। बताइए यहां तो किसी को भी डाउट है? सिंपल है, अगर कैश फ्लो इफेक्ट नहीं हो रहा है तो जो डब्ल्यूडीबी थी सेम कैरी करना है, नो फेयर वैल्यू, कोई झंझट करना ही नहीं है। कैश फ्लो इफेक्ट हो रहा है तो ऐसे मानिए कि आपने सच में बेचा है तो उसकी फेयर वैल्यू कंसिडर की जाएगी। तो आपने, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैंने अपना फोन देके इसका फोन ले लिया है, ठीक है, अब मान लीजिए कैश फ्लो इफेक्ट होता है सपोज करना, तो आप क्या बोल रहे हो, आपने जो असेट दिया ना उसकी फेयर वैल्यू निकालो। और लॉजिक भी बड़ा सिंपल है, जैसे अगर मान लो मैंने एक्सचेंज नहीं किया होता तो मैं इस फोन को बेचता तो कैश अकाउंट डेबिट होता कि नहीं होता, फिर उसी कैश से मैं दूसरा फोन खरीदता, अब वही तो मुझे मिल रहा है ना, वो कैश वाला एलिमेंट हटा दो, बाकी तो फोन वही तो हो रहा है, ये फोन देके वो मिल रहा है, तो एक्चुअली जो आप खरीद रहे हो उसकी तुम्हारे फोन की फेयर वैल्यू तो मार्केट वैल्यू हुई है। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, बस। अब कई बार क्या होता है पता है, हम कंसोलिडेशन प्राइस में कोई एसेट खरीदते हैं, जैसे मान लो एक मुझे फ्लैट बना बनाया मिल गया, उस फ्लैट के अंदर बहुत सारी चीजें थी, जैसे लैंड भी था, मतलब एक विला था तो विला मैंने खरीदा तो उसमें लैंड भी था, उसमें वो स्ट्रक्चर बिल्डिंग भी था, उसमें फर्नीचर भी था, उसमें एसी भी था, क्या बोला समझ में आया? उसमें मान लो अलमेरा भी था, उसमें मान लो एक उस घर के साथ में छोटा सा पपी भी मिला मुझे, वो भी था, बराबर ना, कुछ आम के पेड़ भी थे, तो बहुत सारी चीजें मिल गई मुझे साथ में। तो अब क्या किया जाए, इसे बोलते कंसोलिडेशन ऑफ प्राइस, मतलब एक साथ में आपको बहुत सारी चीजें मिल गई। अब क्या आप सबको एक साथ में पीपी दिखाऊंगा, अलग दिखाना पड़ेगा? अरे बिल्डिंग लैंड सबको साथ में दिखाऊंगा, अलग दिखाना पड़ेगा? अलग दिखाना पड़ेगा। कैसे बांटोगे उसकी बात कर रहे हैं। When several items of PP are purchased for a consolidation price, the consideration is apportioned to the various item on the basis of their respective fair effect. तो जो असेट मुझे मिली है उन सब की मैं फेयर वैल्यू निकालूंगा, उसके रेशियो में बांट दूंगा, सबसे सिंपल यही है। ठीक है, इफ द फेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड रिलायबली देन कॉस्ट इज द पोर्शन ऑन अ रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। अगर फेयर वैल्यू नहीं मिलती है तो आप जो रीजनेबल बेसिस होता है वो ले सकते हो। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल बेसिस? रिप्लेसमेंट कॉस्ट की वो सेम चीज आज कितने में मिलती है वो ले सकते हो, या किसी वैल्यूअर को बुला दो वो आपको बता के दे देगा, जो भी सही रहेगा। एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस, इंस्टॉलेशन जो भी है वो आपको उसमें ऐड करनी रहेगी। एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनी ने एक बाय किया है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, सब का वैल्यू है 1 करोड़ रुपया, साथ में मिल गया उसको 1 करोड़ में। अब लैंड की मार्केट वैल्यू है 40 लाख, बिल्डिंग की है 50 लाख, मशीनरी के 30 लाख, टोटल मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख। तो हमने 25 में तो 1 करोड़ पे किया ना, 1 करोड़ को कैसे बांटोगे? तो इसके रेशियो में बांट दो। क्या रेशियो था? 4:5:3। तो इसको बांट दिया 4:5:3 में, तो लैंड का वैल्यू इतना, बिल्डिंग का वैल्यू इतना, मशीनरी का वैल्यू इतना। अरे क्या बोलना समझ में आया तुमको? मोटा मोटी रेशियो में बांट दो, जो फेयर वैल्यू उसके रेशियो में बांट दो। बोलो भाई साहब, यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? जैसे मान लो कोई विला था मुझे मिल गया ऐसे ही, या किसी का बिजनेस था मुझे डायरेक्ट मिल गया, बना 1 करोड़ में मिल गया। अब उस बिजनेस में अलग चीज है, उसका लैंड भी होगा, उसकी बिल्डिंग भी होगी, उसका फर्नीचर भी होगा, उसकी मशीनरी भी होगी, तो मैं सबको एक साथ में नहीं दिखा सकता ना, मैं डायरेक्ट बिजनेस करके नहीं दिखा सकता ना। मुझे अपनी बैलेंस शीट में मशीन अलग दिखानी पड़ेगी, मुझे अपनी बैलेंस शीट में बिल्डिंग अलग दिखानी पड़ेगी, मुझे अपनी बैलेंस शीट में लैंड अलग दिखाना पड़ेगा, तो मैं उसको बांटूंगा कैसे?
तो ये बोलता है कि उन असेट, जो भी असेट आपको मिली है उन सबकी फेयर वैल्यू निकालो और उसके रेशियो में बांट दो। अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो जिसकी है वो तो ले लो, और जिसकी नहीं है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाल दो। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है वो चीज आज कितने में मिलती है। जैसे मशीनरी की वैल्यू नहीं पता मुझे फेयर वैल्यू, तो मैं पूछूंगा फोन में ये मशीन आज कितने में मिलती है, बोला इतने में मिलती है। सेकंड हैंड को कितना पैसा, बोला इतना, तो वो हो गया वैल्यू उसका। सर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्सपर्ट बहुत बैठे इंडिया में, वैल्यूअर बहुत है, उनको फोन करो, बुलाओ, वो अपना निकाल के दे देगा। अरे क्या बोल रहा, समझ में आया तुमको? इस तरह से अपन बांटेंगे। बोलो यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हम। अभी हमको इसमें आगे कुछ मॉडल देखने हैं। मॉडल का मतलब क्या होता है वो सुनना। मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। अब ये क्या भला है कि एक बार मैंने पीपीई रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद उस पीपीई को मैं किस मॉडल पे, मतलब किस तरह से फ्यूचर में दिखाऊंगा, वो वाली बात। अब इसमें दो मॉडल होते हैं, एक होता है कॉस्ट मॉडल, एक होता है रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल वो मॉडल है जो आपने बचपन से पढ़ा है। आपने बचपन से अभी तो एक ही चीज पढ़ी है कि सर हमने पीपी को रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, माइनस करते डब्ल्यूडीवी आता है, फिर डेप्रिसिएशन होता है, माइनस करते डब्ल्यूडीवी आता है, फिर डेप्रिसिएशन होता है, माइनस करते डब्ल्यूडीवी आता है। मतलब बचपन से यही पढ़ा। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट मॉडल। क्या बोला, समझ में आया? तो हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया। मान लो अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखा रहे हो, 4 साल के बाद वैल्यू करते हो, 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं उसको? भाई मैं ऐसे दिखाता हूँ 100 माइनस 20 80, नेक्स्ट ईयर में 80 माइनस 20 60, और नेक्स्ट ईयर में 60 माइनस 20 40। या मैं ऐसे भी दिखाता हूँ 100 टोटल कॉस्ट, टोटल डेप्रिसिएशन अब तक का 60 और 40, एक ही बात है ना। ऐसा दिस इज ऑल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट मॉडल। क्या बोलेंगे इसको अपन, कौन सा मॉडल बोलेंगे? हाँ, इसमें एक और चीज हो सकती है इम्पेयरमेंट लॉस, बट वो अभी तुमको बताया नहीं है कि इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, वो बाद में बताऊंगा। वो दोनों मॉडल में होता है तो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये इम्पेयरमेंट लॉस कुछ हो गया तो माइनस कर सकते हैं, बस की जगह कैरिंग अमाउंट। क्या हम कभी उसकी मार्केट प्राइस चेक करते हैं? नहीं। कॉस्ट मॉडल में हम कभी उसकी मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू चेक करते हैं। बट एक और मॉडल है, इसका नाम है रीवैल्यूएशन मॉडल। क्या नाम है उसका? वो क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। वो बोलता है कि इस वाले मॉडल में आप असेट को अपनी फेयर वैल्यू पे शो करोगे। कौन सी वैल्यू पे शो करोगे? अब आप पहले तो मुझे ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू? हम दो वर्ड बोल रहे हैं, मार्केट वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। नॉर्मली हम दोनों को सेम मानते हैं नॉर्मली, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किसी को आइडिया है क्या डिफरेंस होता होगा मार्केट वैल्यू एंड फेयर वैल्यू में? बोलो। ठीक, वो एग्जांपल दे सकते हो? राइट। क्या होता है, ऐसे मान लो मुझे फॉर एग्जांपल टीसीएस कंपनी का शेयर लेना है, बराबर है, टाटा कंसल्टेंसी का शेयर लेना है, तो वो लिस्टेड है, तो मैं आराम से टीसीएस कंपनी का शेयर ले सकता हूँ। मान लेते हैं 1300 रुपये का मिलता है, तो मैं 1300 रुपये खर्च करूंगा, एक शेयर मुझे मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। मार्केट में गए, उठा लिया, काम खत्म हो गया। क्या बोले, समझ में आया? एक होता है फेयर वैल्यू। क्या होता है बेटा? अब उसमें क्या होता है कि हम दो लोग बैठेंगे और हम उसका डिसाइड करेंगे प्राइस। वो बोलेगा 1500, मैं बोलेगा नहीं 1200, वो बोलेगा 1400, मैं बोलूंगा 1350, फिर दोनों अग्री हुए 1400 रुपये। ओके, क्या बोला, समझ में? दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। मतलब फेयर मतलब उसका सच में जो वैल्यू है। समझ में आया? आपने कुछ कॉस्टिंग के फॉर्मूला यूज कर लिए और बाद में निकाला गया, ये सच में इसका वैल्यू आज की डेट में इतना है, उसे क्या बोलेंगे अपन प्यार से? फेयर वैल्यू। क्या बोलेंगे उसको? नॉर्मली हम दोनों सेम ही मानते हैं, बट थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको अपनी एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। किस पे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू पे। जब आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो आपको हर साल रिवैल्यूएशन करना, हर साल करना है, 3 साल में करना है, वो अलग बात है, वो बाद में पढ़ेंगे। बट जब भी आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो आपको उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, बराबर है। उसके बाद क्या होगा, अगले साल मान लो आपने वापस उसको रिवैल्यूएशन नहीं किया तो उसके बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना, खेल खत्म हो गया। और मान लो कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है तो वो बुक कर लेना, इम्पेयरमेंट लॉस बाद में पढ़ेंगे, वो हुआ तो वो बुक कर लो, खेल खत्म, बस इतना।
मोटा मोटी बात ये कि इसमें आप किस पे दिखाओगे इसको, फेयर वैल्यू पे दिखाओगे। फिर जो डिफरेंस होगा वो तुम्हारा डेप्रिसिएशन माना जाएगा कि लास्ट ईयर में 50 करोड़ पे दिखा था, इस बार फेयर वैल्यू 40 करोड़ होगी, तो ऑटोमेटिक जो 10 का आ गया। अब इसको क्या करना है वो आगे की बात है, वो बाद में बताऊंगा। क्या बोला, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये होते दो मॉडल जिसमें आपको फॉलो करना होता है। अब ये कॉस्ट मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं तो आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। पहला, नंबर 1, जब भी आप रीवैल्यूएशन करोगे तो आपको जितनी भी उस क्लास में पीपीई है उन सब पे रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। सब असेट पे नहीं बोला, क्लास पे बोला। जैसे मान लो मेरे पास में प्लांट एंड मशीनरी है, मेरे पास में फर्नीचर है। अब मैं चाहता हूं फर्नीचर पे कॉस्ट मॉडल और मैं चाहता हूं प्लांट एंड मशीनरी पे रीवैल्यूएशन मॉडल कर सकता हूं, पर फिर रूल ये कि आपने प्लांट एंड मशीनरी पे रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया तो जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी सब पे करना पड़े। क्या बोला, समझ में आया? ये आप ध्यान रखना। अच्छा मुझे बताइए वो क्लास का डिसाइड कैसे होगा? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दो तरह की बिल्डिंग है मेरे पास में, एक है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, एक है रेसिडेंशियल बिल्डिंग। क्या ये दोनों एक ही क्लास की है या अलग क्लास है? क्यों? पर्पस अलग है, बस रूल एंड रेगुलेशन भी उन दोनों में अलग होता है। जैसे लाइट बिल भी अलग आता है, जो स्ट्रिक्टनेस होता है वो भी अलग होता है, तो इनको अपन दो अलग क्लास मानेंगे। रेसिडेंशियल बिल्डिंग का अलग क्लास है और इंडस्ट्री का अलग। ठीक है, तो आपने क्या बोला, अगर आपने रेसिडेंशियल बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया तो फिर जितनी भी आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगी चाहे कहीं पे भी हो, सबके ऊपर आपको फॉलो करना पड़ेगा। बराबर है, वो ध्यान रखना है। नंबर 2, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रीवैल्यूएशन? आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? तो ये बोलता है अगर तुम्हारा जो वैल्यू चेंज होता है, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, वो बहुत ज्यादा होता है कि लास्ट ईयर कुछ और था और आज कुछ और ही एकदम, तो आपको हर साल रीवैल्यूएशन करना चाहिए। बट अगर आपका जो चेंज होता है वैल्यू वो थोड़ा थोड़ा ही होता है, खास नहीं होता, तो फिर आप एक इंटरवल में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कर सकते हो कि 3 से 5 साल में हम कर लेंगे। लैंड है उसका तो हर साल वैल्यू बढ़ता है, पर कितना बट चेंज हो रहा है वो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। जैसे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो लैंड है उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ थी, इस बार 1 करोड़ 5 लाख की है, तो 5% का बड़ा चेंज नहीं है। बट मान लो वो जगह ऐसी है जहां पे बहुत ज्यादा ऊपर, जो नोएडा जैसी जगह है जहां पे लास्ट टाइम 1 करोड़ था, इस बार 2 करोड़ हो गया, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ ना। तो फिर आपको ऐसे वाले असल में आपको हर साल, जैसे एसी है बेटा, एसी में अगर आप प्राइस चेक करते हो तो लास्ट ये एसी मैंने लिया था आज से 5 साल पहले, मान लो 4 साल पहले, तो तब ये था 40,000 का, 45,000 का, मान लो 45 का, और उसके बाद ये भैया 44 का हो गया, फिर 43 का हो गया। मतलब इसमें खास वैल्यू चेंज हो रहा, तो क्या इसका फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? कम। तो ऐसे वाले, इस वाले केस में मैं हर साल रिवैल्यूएशन नहीं करना है मुझे, मैं 3 से 5 साल का गैप ले सकता हूँ कि हर 3-3 साल में या हर 5-5 साल में करूंगा, वो चलेगा। बट जहां पे जैसे लैंड है वहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो ऐसे में 3-3 साल में करना चाहिए, एवरी ईयर करना चाहिए, एवरी ईयर। सकते हैं तो बढ़ सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट जैसे होता है फिर इस लैंड में उसका बढ़ेगा ज्यादा करके, ऐसा करके नहीं होगा, उससे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। होने दो, अगर आपने मॉडल फॉलो तो होने दो ना, हुआ ही है ना, करो करो रिकॉर्ड, बेचे नहीं है कोई बात नहीं। अब वो कहाँ पे रिकॉर्ड करना है वो भी दूसरे पॉइंट है, वेट एंड वॉच। बराबर ना? क्या बोला, समझ में आया? अब आप इस जो डिफरेंस, जैसे तुमने बोला जो फिक्स असेट पे जो डिफरेंस हो रहा है उसको कहाँ पे डालना है, क्या करना है, तो ये चीज हमने फाउंडेशन में पढ़ी थी। चलो आज थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। ये बताने से पहले मैं जो बता रहा हूँ सुनना, बाद में इसको देखना। अब क्या होगा, जब भी मैं रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करूंगा तो दो चीज मेरे पास हो सकती है, या तो असेट की वैल्यू या ये लेके चलते हैं। अब मैं क्या बोलता हूं, तुमको पहले एक क्वेश्चन पूछना है, क्या ये असेट की वैल्यू जो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, क्या ये फर्स्ट टाइम हो रही है कि रिपीटेड है? तो हम बोले नहीं, हम तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो पहले फर्स्ट टाइम का आंसर लेते हैं कि मेरी मान लो फर्स्ट टाइम हो रही है, तो एकदम सिंपल है, अगर वैल्यू इंक्रीज हुई है तो आपको असेट अकाउंट डेबिट करना है, और इस गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में मत डालना, इसको हम डालेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व में। कहां पे डालेंगे? तो अगर मेरी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे, बट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। तो इधर असेट बढ़ गई बैलेंस शीट में, इधर लायबिलिटी में कौन सा बढ़ गया? रीवैल्यूएशन रिजर्व, टैली। बट लॉस होता है तो उस लॉस को अपन डालेंगे P&L में। कहां पर डालेंगे? तो मेरी असेट थी मान लो 1 करोड़ की, इस साल वैल्यू कम हो गया, 80 लाख हो गई, तो 20 लाख का लॉस जो है मैं कहां पर डालूंगा? P&L। क्या बोल रहा, कुछ समझ में आया तुमको? याद आया? पूरा चार्ट बनाया था। हाँ वही वापस बना रहा हूँ।
रीवैल्यूएशन गेन और लॉस। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पूछना है, क्या ये रीवैल्यूएशन फर्स्ट टाइम है कि नहीं है? दो आंसर आ सकते हैं, यस और नो। अगर फर्स्ट टाइम है तो इसमें दो चीज हो सकती है, या तो वैल्यू इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। अगर ये इंक्रीज हुई तो जो भी गेन होगा वो कहां पे आएगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व में। तो एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये एंट्री हो जाएगी। अगर लॉस हो गया तो असेट की वैल्यू कम करनी है तो टू असेट आएगा, और ये कहां पे आएगा? P&L में। क्या बोला, समझ में आया तुमको? असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो असेट अकाउंट डेबिट बैलेंस शीट में, और लायबिलिटी में रीवैल्यूएशन रिजर्व। असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई तो असेट कम होगी असेट साइड में, और लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस कम हो जाएगा। ये अगर फर्स्ट टाइम हुआ है तो। अब दूसरा आंसर क्या सर? ऑलरेडी हम तो लास्ट ईयर कर चुके हैं, इस बार रिपीटेड है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम है। तो अगर आंसर नो आता है तब इसमें 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 4। अब 4 कौन से सुनना। पहले अर्लियर इंक्रीज, नाउ ऑल्सो इंक्रीज। पहले बढ़ा था, इस साल भी बढ़ा है। तो पहले बढ़ने पे हमने रिवॉल्यूशनिज्म में डाला, अभी वापस बढ़ा है तो वापस रिवॉल्यूशनिज्म में डालना, तो सेम काम करना है। दूसरा, अर्लियर डिक्रीज, नाउ ऑल्सो डिक्रीज। पहले सिंपल तो सेम काम। इसका मतलब जो पहले हुआ था वही अभी हुआ, तो सेम काम करना ना भैया। पहले इंक्रीज हुआ रिवॉल्यूशनिज्म में डाला, इस बार पहले लॉस हुआ P&L में डाला, इस बार भी लॉस हुआ P&L में डाला, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत कब होगा? उल्टा, ये पहले इंक्रीज हुआ अब डिक्रीज, या पहले डिक्रीज हुआ अब इंक्रीज। बस यही समझना, मतलब मोटा मोटी बात ही है। अर्लियर इंक्रीज, नाउ डिक्रीज। अब ये थोड़ा समझ लेते हैं अपन कि भैया अर्लियर तो इंक्रीज हुआ था, बट इस बार थोड़ा उल्टा हो गया। पहले हमने इंक्रीज किया था, इस बार डिक्रीज हो गया। तो मुझे बता, जब पहले इंक्रीज हुआ होगा तो तुम्हारी बैलेंस शीट में रिवॉल्यूशन रिजर्व दिख रहा होगा, अब डिक्रीज हुआ तो P&L में डालना चाहिए। पर वेट, क्योंकि रिवॉल्यूशन रिजर्व ऑलरेडी बना हुआ था तो डायरेक्ट लॉस बुक नहीं करने का, पहले उस रिवॉल्यूशन रिजर्व को हटाएंगे और फिर P&L को डालेंगे, कम पड़ा तो असेट की वैल्यू क्योंकि अभी डिक्रीज हो रही है तो टू असेट तो आएगा ही आएगा, ये तो श्योरिटी है। बट ऊपर आपको डेबिट करना है जितना बैलेंस पहले किसका है? रिवॉल्यूशन रिजर्व का, और फिर कम पड़ा तो एक्स्ट्रा आइटम कहां में डालूंगे बेटा? P&L में। जितना रिवॉल्यूशन रिजर्व का बैलेंस पड़ा है पहले उसको हटाओ, उसको मारो, फिर कम पड़े तो P&L को लेकर आना। क्या बोला, समझ में आया? अब लास्ट वाला, अर्लियर डिक्रीज, नाउ इंक्रीज। अब ये वाला थोड़ा इधर लिख देता हूं, तुम बराबर लिख देना। हाँ, अब ऐसे वाले केस में क्या होगा वो ध्यान से सुनना कि असेट की वैल्यू बढ़ तो रही है तो असेट अकाउंट तो डेबिट करेंगे, बट डायरेक्ट रिवॉल्यूशन रिजर्व में मत डालो, क्योंकि ये पहले मैंने इसका ये लॉस बुक किया हुआ है। तो जितना पहले लॉस बुक किया हुआ है उसको पहले हटाएंगे, तो पहले वो P&L जितना लॉस बुक किया वो हटाएंगे। बट उससे ज्यादा हो गया तो जो एक्स्ट्रा वाला आइटम है वो कहां पे आएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। इस तरह से ये होता है। वापस समझाता हूं, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, डिक्रीज होता है तो P&L। सेम नेक्स्ट ईयर में भी ऐसे ही हो रहा है तो सेम काम करना है। मजा तब आएगा, सिग्नल एक चीज एक ही है कि पहले इंक्रीज हुआ अब डिक्रीज हो रहा है। तो पहले इंक्रीज हुआ मतलब तुम्हारी बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा, तो जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व है पहले उसको हटाओ और फिर एक्स्ट्रा वाला काम आएगा P&L। और पहले अगर लॉस बुक किया हुआ है, पता चलता है पहले इसमें लॉस बुक किया हुआ है, तो पहले उस लॉस को हटाएंगे और फिर एक्स्ट्रा गेन बुक करेंगे। ये ऐसा दे रखा है। हाँ, वो क्वेश्चन बताएगा कि आपने इस सेट पे पहले इतना लॉस बुक किया हुआ है। हाँ, वो तो हट के अंदर बैलेंस पता नहीं चलेगा, वो क्वेश्चन बताएगा अपने को इसमें इतना आपने ऑलरेडी पहले लॉस बुक किया हुआ है। ठीक है, चलो अब इसी को अगर मैं रिवैल्यूएशन पे बोलूं तो ये टेबल तुमको दे रखा है जिससे तुमको समझ में आ जाएगा। हाँ, तू जा बेटा,
हो गया वैसे, मैं छोड़ ही रहा हूँ, बस ये खत्म होता तू जा। तुम्हारा भी है? कितने बजे है उसके बाद? तो तुम तो पढ़ोगे ना बैठ के? हाँ तो ठीक है, 2 मिनट में तू निकल, बस मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो वही चीज दे रखी है कि क्या रिवॉल्यूशन रिजर्व एग्जिस्ट करता है। 2 आंसर आएंगे, यस और नो। अगर यस आंसर आया तो आपको असेट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन करना है, उसी में डाल दो। नो आंसर आया तो पहले रिवॉल्यूशन हटाने का है और फिर कहां पे डालने का है? P&L में। अगर ठीक है रिवॉल्यूशन रिजर्व नहीं था और गेन हुआ है तो कहां पे डालूंगा? रिवॉल्यूशन रिजर्व में डालूंगे। और रिवॉल्यूशन रिजर्व है ही नहीं और लॉस हुआ तो कहां पे डालूंगे? P&L में। रिवॉल्यूशन रिजर्व कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान रखना बस। और अगर पहले आपने रिवॉल्यूशन किया था और उसमें आपने लॉस बुक किया था और अभी गेन हो गया तो डायरेक्ट रिवॉल्यूशन रिजर्व में जब करना, पहले जितना लॉस बुक किया होगा उसको हटाएंगे, रिवर्स करेंगे, फिर आप इसमें आएंगे। इतना ही था। तो डेप्रिसिएशन क्या लिखना है? ये फाउंडेशन में या बीकॉम में कहीं पे पढ़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है। तो वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, हमको यहाँ पे 3 मेथड डिस्कस करनी है। पहली है SLM, दूसरी है WDV और तीसरी है प्रोडक्शन मेथड। SLM तुमने बचपन से पढ़ा है कि भैया देखो, एक होती है कॉस्ट, क्या होती है? जैसे मान लो 100 रुपए कॉस्ट है, उसमें से स्क्रैप वैल्यू जो है वो माइनस कर लेना, क्योंकि वो पैसा तो मिल जाएगा। तो मान लो 100 में से 10 तो मिल जाएगा, तो 90 का लॉस हो रहा है अपने को। अब ये लॉस 1 साल में थोड़ी होगा, ये जितनी उसकी लाइफ है उतने में होगा। तो मान लो 3 साल की लाइफ है तो डिवाइड बाय 3 कर लेना, तो हर साल कितना? 30 का डेप्रिसिएशन। ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, मतलब 11 12 लेके चलो, कहीं पे भी पढ़ा तो होगा ही। WDV, इसमें क्या होता है? जो डिक्रीज वैल्यू होता है ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। जैसे मान लो मैंने 100 रुपए का सामान लिया, अब इस पे रेट होती है 20%, तो अब इसका वैल्यू हो गया 80। अब जो 20% होगा वो 80 पे आएगा। क्या बोला, समझ में आया? तो ये 64 हो गया। फिर 64 पे 20% आएगा, इसे बोलते हैं WDV मेथड। क्या बोलते हैं इसको? अब आती है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका कॉस्ट होगा, मान लो 100 रुपए कॉस्ट है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 10 रुपए, तो ये 90 रुपए हो गया, बराबर है वैल्यू। अब इसको बांटना है आपको प्रोडक्शन के रेशियो में। किसमें बांटना है? जैसे मान लो आने वाले 3 साल तुम प्रोडक्शन करने वाले हो, जिसमें 10,000 20,000 30,000 का प्रोडक्शन होगा, तो रेशियो क्या होगा? 1:2:3। तो इस 90 को 1:2:3 में बांट देना, ये होता है प्रोडक्शन मेथड। अरे क्या बोला, समझ में आया? तो एकदम सिंपल वाली चीज है, इसमें कुछ करने को है नहीं। अब इसमें ये थोड़ी सी चीज आप ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, ये हमको देखना है। डेप्रिसिएशन शुड कमेंस एज सून एज द असेट इज एक्वायर्ड एंड द इज अवेलेबल फॉर द यूज। इसका मतलब क्या होता है बताओ? जब भी एसेट रेडी है आप उसको यूज कर सकते हो, तभी से डेप्रिसिएशन। राइट, जैसे मान लो एक असेट जो है वो अभी मेरे पास तो फिलहाल है नहीं, वो दिल्ली में पड़ी है, मैंने खरीदी दिल्ली से, तो वो दिल्ली से यहाँ पे आएगी बॉम्बे में। कहाँ पे आएगी? बॉम्बे में। तो 1 महीना उसको आने में जाएगा, मान लेते हैं, ट्रांसपोर्ट भीड़ वगैरह बहुत है तो ट्रांसपोर्टेशन में 1 महीना जाएगा, मान लेते हैं, ज्यूम करते हैं। तो मैं डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करूंगा? जिससे मैंने असेट खरीदी तब से, कि जब बॉम्बे में पहुंची तब से, बराबर है। तो मान लो मैंने अप्रैल में ऑर्डर किया बट मई में यहाँ पे पहुंची है, तो मैं डेप्रिसिएशन मई से शुरू करूंगा। जब शुरू करूँ तब ध्यान रखना। पर मैं बोलता नहीं भैया अभी तो शुभ मुहूर्त नहीं है, जून में अच्छा मुहूर्त है, तो जून से अपन यूज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन मई से शुरू होगा कि जून से होगा? गलत, मई से, क्योंकि जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज थी वहां से चार्ज करना है, ना कि जिस दिन तुमने यूज किया वहां से। तो कार लेके आ गया, बढ़िया कार, ठीक है, जुलाई में लेके आ गया, तो बोला अक्टूबर में दिवाली है तो अपन शुभ मुहूर्त दिवाली से चलाएंगे। तो डेप्रिसिएशन जो है ना वो जिस दिन तू कार लेके आया ना जुलाई से, तब से शुरू होगी, ना कि अक्टूबर से। क्यों? क्योंकि तेरा वैल्यू तब से कम होना शुरू हो गई ना, तू यूज कर रहा नहीं कर रहा डजंट मैटर। क्या वो असेट अवेलेबल फॉर यूज थी? बोला हाँ, तो बात खत्म हो गई। विश्वजीत समझा मैं क्या बोला? जैसे हमने एसी ले लिया, बराबर है, सपोज करना हमने एसी लिया नवंबर में, कब लिया? हमने एसी नवंबर में ले लिया, पर 1 नवंबर को ये इंस्टॉल हो गया, अभी ठंडी पड़ रही है इधर, तो तुम पंखे भी बंद करा रहे हो, तो एसी तो बोल ही जाओ। फिर गर्मी आई मान लो फेब में, तो क्या मैं डेप्रिसिएशन फेब से चार्ज करेगा कि नवंबर से करेगा? इट डजंट मैटर कि हमने कब से यूज किया, हमको ये देखना कब वो अवेलेबल फॉर यूज था। क्या बोला, समझ में आया? तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कब से होगा? नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, इतने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ना कि फेब और मार्च का। तो एग्जाम में हो सकता है ऐसा घुमाए, वो बोल दे कि आपने असेट तब खरीदी और आपने यूज तब किया, तो आपको वो नहीं देखना कब यूज किया, आपने ये देखना असेट कब अवेलेबल थी यूज के लिए। अरे हाँ कि ना? क्यों सर? ऐसे तो मान लो मैंने ऐसे 4 साल पहले एक मोबाइल फोन लिया था,
वो पैक का पैक था, ठीक है, गिफ्ट में मिला था तो मैंने खोला ही नहीं, पैक का पैक था, तो क्या आज उसकी वैल्यू उतनी रहेगी? अरे पैक था ना, यूज तो किया ही नहीं, बताओ, यूज तो किया ही नहीं मैंने ना, पैक का पैक था। नहीं तो उसकी वैल्यू आप इस रियल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो मैंने मोबाइल फोन परचेज किया, ठीक है, मैंने आईफोन 11 परचेज किया था, वो ऐसा ऐसा पैक का पैक करा, मैंने ओपन किया नहीं, बॉक्स से ओपन नहीं किया, आज 3 साल हो गए, तो क्या उस फोन की वैल्यू जितनी थी उतनी ही रहेगी कि आज रियल में कम हो गई होगी? क्योंकि मैंने यूज तो किया ही नहीं है, तो इट डजंट मैटर ना, यूज का तो मतलब भी नहीं है ना। अगर यूज से मतलब होता तो उसकी वैल्यू उतनी रहनी चाहिए थी ना। क्या बोला, समझ में आया? तो हमको चार्ज करना है डेप्रिसिएशन जब से वो अवेलेबल फॉर यूज होता है, ना कि जब यूज किया, ध्यान रखना। रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट शुड बी रिव्यूड at least at each financial year, and if expected different from the previous estimate, the change should be accounted for as a change in accounting estimate in accordance with the AS5। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने एक मशीन ली या जो भी सामान था वो 100 में लिया, 10 का स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 3 किया, बराबर ना, तो डेप्रिसिएशन 30 आ गया। अभी 2 मिनट पहले एग्जांपल दिया था। अब ये 3 क्या है मुझे बताओ, 3 क्या था? एक्सपेक्टेड लाइफ। क्या ये लाइफ चेंज हो सकती है? ये स्क्रैप वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड। स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड होता है, क्या ये भी चेंज हो सकता है? अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने ये एसी लिया, ये एसी हमने लिया 50,000 में, कितने में लिया? अब मुझे पता कि मैं रद्दी में भी बेचूंगा तो इसका लोहे के स्टील के हिसाब जो भी इसके अंदर है उसके हिसाब से आराम से 5,000 तो आ ही जाएगा, तो मतलब मेरा लॉस 45 का टोटल है। बट मुझे पता कि मैं आराम से 10 साल चलाएगा इसको, एसी 10 साल चलता है आराम से, वो दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरा हर साल का डेप्रिसिएशन 4,500। क्या बोला, समझ में आया? मैं 2 साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, ठीक है, हमने ये 2024 में लिया था, तो 24 में चार्ज किया, 25 में चार्ज किया, अब 26 आ गया मान लो, अब 26 में तुम्हारा बैच आया, और जब देखो एसी चालू बंद चालू बंद चालू बंद, एसी बोलते हैं मैं आने वाले 2 साल में दम तोड़ेगा। समझ में आया? वैसे इसकी लाइफ कितनी होनी चाहिए थी? अभी 8 साल, 2 ही गए, तो मतलब कितनी होनी चाहिए? 8 साल बची थी। ये बोलता है मैं 2 साल में दम तोड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं परेशान हो गया हूं। अब मुझे बताओ, क्या अपने को इसका एस्टिमेट रिवाइज करना पड़ेगा? हाँ, तो डेप्रिसिएशन भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये एस्टिमेट बेस पे तो, और एस्टिमेट तो चेंज हो सकते हैं, डाउट ही नहीं है। अरे समझे? अच्छा, ये जो चेंज होगा, इस चेंज को अपन क्या बोलते हैं, कहां पर ट्रीट करेंगे? AS5 के हिसाब से। और AS5 में क्लियर लिखा था चेंज इन एस्टिमेट का, कि जब भी कोई चेंज इन एस्टिमेट होता है तो इसका जो करंट का इफेक्ट होता है वो दिखाते हैं। फ्यूचर की पंचायत करनी। एक लास्ट पॉइंट, depreciation ceases to be charged when the asset residual value exceed its carrying amount। मार्क्स, ये क्या बोल दिया, नया चीज पढ़ के बताओ क्या है ये? depreciation ceases to be charged when the asset residual value exceed its carrying amount। नहीं लगेगा, उसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो ज्यादा पे कैरी आएगा। एग्जाम्पल से बताओ। जैसे बैलेंस शीट में अभी इस टाइम पे मेरे एसेट 30,000 का दिख रहा है, लेकिन जब उसको बेचूंगा तो उसका मेरे को 30,000 मिलेगा, तो उस टाइम पे एप्लीकेशन नहीं लगा। अभी मैंने 2 मिनट पहले एग्जांपल दिया था कि मैंने एसी लिया 50,000 में, सपोज करो, और 5,000 का स्क्रैप वैल्यू मैंने कंसीडर किया, बराबर ना, मुझे इसका रद्दी बद्दी में बेची तो 5,000 तो आ ही जाएगा। मान लेते हैं मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते 10 साल, तुम्हारा बैच अच्छा निकला और ये चलेगा 10 साल। अब मान लेते हैं 4,500 करते करते 8 साल गुजर गए, बराबर है, तो 8 साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा बताओ जरा? 36,000। तो 50,000 में से 36,000 मेरा चला गया, तो आज उसकी वैल्यू कितनी बची होगी? 14,000। अभी मेरे पास 2 साल और लाइफ में बचे हैं इसके, बराबर ना। अभी मुझे पता चल रहा है कि इसके अंदर जो पार्ट्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें सिल्वर लगा हुआ है, कुछ पार्ट लगे हुए हैं, वो बहुत कीमती होते हैं, तो अगर मैं इसको रद्दी में बेचूंगा तो मुझे आराम से 12,000 रुपए मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? तो वैसे तो मुझे इस साल का डेप्रिसिएशन 4,500 चार्ज करना था, पर क्योंकि अगर मैं 4,500 चार्ज करता हूं तो इसका वैल्यू 9,500 हो जाएगा, जो कि इसके स्क्रैप वैल्यू से कम हो जाएगा, जो कि होना चाहिए। तो ऐसे वाले केस में हम सिर्फ डेप्रिसिएशन इस साल का चार्ज करेंगे 2,000 रुपए और खत्म, बस। जहां क्योंकि जब वो स्क्रैप वैल्यू पे पहुंच गया उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते नहीं है, तो मैं सिर्फ 2,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, उसके बाद खत्म बात। हाँ, अब वो 12,000 स्क्रैप वैल्यू, इतना तो मिलना ही है ना आपको, तो डेप्रिसिएशन आपको तब तक चार्ज करना है जब तक उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं आती। जिस दिन स्क्रैप वैल्यू आ गई उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करना नहीं है, याद ध्यान रखना। अगर कुछ समझे कि नहीं समझे?
बस इतना ही था अभी क्वेश्चन करने अपने को। आई गेस कहां पे क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने? हाँ 12 पे आता है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 12। In the year 1920, an entity has acquired a new freehold building with the अरे क्या बात कर रहे हो? With the useful life of 50 years for 45 lakh. The entity desired to calculate the depreciation charge per annum using the SLM method. It has identified the following component with no residual value of lift and fixtures at the end of their residual life as follow. Component useful life cost, land ऑब्वियसली उसकी लाइफ तो आपको पता है अनलिमिटेड होती है, तो इस पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होगा नहीं। रूफ 5 लाख की कॉस्ट है उसमें पर्टिकुलर, मतलब आपने 45 लाख में पूरा बिल्डिंग ले लिया है, अब उसमें आपको अलग अलग असेट मिली है जिससे रूफ मिला है। ये बोलता रूफ की लाइफ कितनी है बेटा? 5 लाख, सॉरी कॉस्ट कितनी है? 5 लाख और लाइफ है 25 साल। लिफ्ट की कॉस्ट कितनी है? 2.5 लाख और कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 2.5 लाख है और लाइफ कितनी है? 20 साल। फिक्चर्स कॉस्ट है 2.5 लाख और लाइफ है 10 साल और बची हुई बिल्डिंग का पार्ट है जो 25 लाख की कॉस्ट है और 50 साल की लाइफ है। अरे हाँ कि ना? अब कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? लैंड पे तो कुछ होगा ही नहीं। अब इस पर तो एकदम सिंपल है, 5 लाख डिवाइड बाय 25 करो, इसका वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो इसका डेप्रिसिएशन 20,000 हो गया। 2.5 लाख डिवाइड बाय 20 कर लो, 12,500 हो गया। और 2.5 लाख डिवाइड बाय 10 कर लो, 25,000 हो गया। और 25 लाख डिवाइड बाय 50 कर लो, 50,000 हो गया। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1,07,500 हो गया। बस इतना ही, बस इतना ही। ये एग्जाम वाला समय एग्जाम में आया हुआ है बस। हाँ ये आंसर था। अरे सिंपल है बेटा, तूने 45 लाख में पूरी बिल्डिंग ली है। टाइम पता नहीं कौन सा कोई तो था आया हुआ था, नया नया आया था ना सीए इंटर में, पहले आईपीसी था देन बिकम इंटर, तो उस टाइम पे आया था। मतलब 3 साल हो गए, 3 साढ़े 3 साल हो गए होंगे। पर आधे बच्चे तो गलत किया था, उनको समझ में नहीं करना क्या है मार्क्स में, ये क्या है। क्योंकि डाउट आता था क्वेश्चन इजी लगे तो इतना नहीं होगा। चलो इसने ये नोट लिखा है कि आपने, क्योंकि ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाला है, तो इसने ये माना है कि आपने जो बिल्डिंग परचेज की है वो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर की है, ताकि पूरा साल का डेप्रिसिएशन आएगा। अदरवाइज अगर आप ये लिखते हैं कि मैंने लास्ट डे पे परचेज किया तो 0 डेप्रिसिएशन आता, बात ही खत्म हो गई। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। 13 ऑलरेडी हो चुका है, अब बचा है 14। चलो भैया 14। हार्डी लिमिटेड इंटेंड टू एक्सटेंड द फैक्ट्री सेटअप, ठीक है, ऑन द adjacent plot with the disintegrated old premises. It acquired the land having the area of 250 hectares at a cost of 25,000 per hectare. चलो भैया 25,000 एक हेक्टर का, 250 हेक्टर कितना हो गया निकालना जरा। तो ये तो कॉस्ट होगी 62,50,000, 62,50,000 परचेज प्राइस। क्या बोला, समझ में आया तुमको? आगे बढ़िए। हार्डी लिमिटेड इंकर्ड स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ 5% ऑफ द लैंड वैल्यू। चलो भैया इसका 5% निकाल दो, तो 62,50,000 का 5% 3,12,500 ये आ गया स्टैम्प ड्यूटी। उसके बाद में लीगल फीस पेड, क्या ये कैपिटलाइज होता है? हाँ, तो 4,75,000 लीगल फीस भी कैपिटलाइज हो गया, ये लीगल फीस भी कैपिटलाइज। उसके बाद में क्या है? हार्डी लिमिटेड इंकर्ड 37,85,000 फॉर डिमोलिशिंग द ओल्ड प्रीमाइसेस देयरऑन। क्या ये ऐड होगा? हाँ, पर अगर बाय चांस कोई स्क्रैप से मिले तो माइनस भी कर लेना। A sum of 12,60,000 including 5% GST was realized from the sale of material salvage from the site. अब मुझे सोच के बताइए कि यहाँ पे 12,60,000 रुपए आपको मिला है वो स्क्रैप बेचने से, तो क्या हम 37,85,000 लूंगे? 12,60,000 माइनस करूंगा, 12,60,000 माइनस करूंगे, पर इसने बोला 5% GST भी इसमें इंक्लूड है। अब ये GST क्रेडिट मिलती है कि नहीं मिलती वो देखना पड़ेगा, वो एक बार पूरा पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं मिलती है तो आप सीधा क्या करना, 37,85,000 में से 12,60,000 माइनस कर लेना और फिर ऐड करेंगे खर्चा। टिल द न्यू साइट विद एक्सटेंडेड फैक्ट्री प्रीमाइसेस रेडी द कंपनी नीड टू मूव द प्रेजेंट लोकेशन फैसिलिटी टू अनदर टेम्परेरी साइट। ये बोलता है जब तक तुम्हारा ये फैक्ट्री बंद नहीं जाता तब तक तुमने जो सामान था वो यहाँ से वहां पे शिफ्ट कर लिया, दैट इज फॉर रीलोकेटिंग कॉस्ट। क्या ये ऐड होती है? नहीं, तो ये सेटअप खर्चा कुछ ऐड नहीं होगा, रेंट कुछ ऐड नहीं होगा, रिमूवल कॉस्ट कुछ ऐड नहीं होगी। बस खत्म, बस इतना ही था। अब इसमें इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, किसके बारे में? जीएसटी के बारे में।
ठीक है, बट इंस्टीट्यूट बोलता है कि इसमें मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं जीएसटी क्रेडिट मिली है, तो इन्होंने जो आंसर दिया है उसमें जीएसटी क्रेडिट ली है। तो अब क्या करेंगे बताओ, 12,60,000 जो है डिवाइड बाय 105 इंटू 100, 12 लाख। सो आप जो 37,85,000 में से 12 लाख माइनस करोगे तो आपको आंसर अपना मिल जाएगा। यस, तो ये 25,85,000 इसमें ऐड हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ये आ गया। क्या बोला, समझ में आया? हमने एक में ये चीज अज्यूम किया जीएसटी क्रेडिट मिलती है, राइट। ये 7 मार्क के लिए आया था May 25 पेपर में। मेरा तो बस 2 अटेम्प्ट रह गए, और ये आधे लोग गलत करके आए थे। था क्या इसके अंदर पता है, लोगों ने क्या, ये वाले खर्चों को भी ऐड कर लिया। पहले तो डर गए, इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए डर गए, क्योंकि वो पूरा पेपर होता है ना उसमें बड़ा, तो मार्क्स में इतना बड़ा क्वेश्चन आया इस टाइम का ऐसा। अब था क्या इसमें, हाँ अब सीधी बात है 7 नंबर का बेटा, 7 नंबर, तो कैलकुलेशन इतना कर रहा है, अब नोट लिख, अब नोट लिखना पड़ेगा तो ही मार्क्स पूरा मिलेगा। ये देखो नोट भी इसने लिखे है, क्या नोट लिखना है वो देख लो। Constructing or acquiring a new asset may result in incremental costs that would have been avoided if the asset had not been constructed or acquired. These costs are not to be included in the cost of the asset if they are not directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. The costs to be incurred by the company are in the nature of cost of relocating or reorganizing operation of the company do not meet the requirement of AS10. Therefore, this cost cannot be capitalized. तो ये इसने डेफिनेशन दे दिया कि नॉर्मली हम कौन सा कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं और कौन सा नहीं करते हैं। तो बोलते हैं जो एक्वायर करने में या उसको लेने में या कंस्ट्रक्ट करने में जो खर्चा होता है वो तो ऐड करते हैं, बट जो रीलोकेट करने में होता है वो खर्चा ऐड करते नहीं है। तो इस तरह से इसने एक नोट देके लिखा है। बोलो भैया, एनीवन किसको डाउट? डन, पक्की बात, आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन है ये। A machine was acquired by Zest Limited on 1st April 2019 for 60 lakhs. तो बताओ 60 लाख की कॉस्ट आपको दे रखी है। It had a useful life of 6 years, 6 साल की लाइफ है। The machine is depreciated on the straight line basis and does not carry any residual value. तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर साल का डेप्रिसिएशन 10 हो गया। On 1st April 2012 मतलब कितने 22 सॉरी कितना साल हो गया, तो 19 से 20 21 22 3 साल हो गया। तो 60 में से 30 का डेप्रिसिएशन माइनस कर ले, कितना वैल्यू बच गया 30, ये 30 का वैल्यू बच गया। अब ये बोलता है द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द रीवैल्यूएशन बीइंग क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व फॉर द ईयर एंडेड March 2024 कंडीशन ऑफ इंडिकेटिंग द इम्पेयरमेंट ऑफ द एग्जिस्टेड मशीन एंड द अमाउंट ऑफ रिकवरेबल असेट 9 लाख। अब इसमें AS28 आता है, कौन सा आता है AS, दो मिक्स कर लिए। AS28 में बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए मैं सिंपल बता देता हूं कि हमने इसको रीवैल्यू किया बेटा, क्या किया 36 पे। तो मुझे बताओ 6 लाख का गेन हो गया, ये गेन कहां पे ट्रांसफर होगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। तो ये अब इसका वैल्यू 6 ऐड कर लिया, 36 हो गया, बराबर है। अब ये कांड हुआ है 2022 में और हम पहुंचे मार्च 24 में, तो कितने और साल हो गए, 2 साल। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा क्या पुराने वाले वैल्यू पे, नए वाले वैल्यू पे, नए। तो 36 का वैल्यू बेटा है 36 का। अब इसकी लाइफ कितनी बची है बेटा, आगे देख कितनी लाइफ बची है, 6 में से 3 चली गई है, 3 बची है, इनटू 2 साल हो गए, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन बताओ 24। तो आज इसकी वैल्यू बच गई 12, कितनी बच गई। अब ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, ऐसे समझो आज का वैल्यू, तो आज का वैल्यू 9 लाख है। तो मुझे बताओ इसको आज के वैल्यू पे लेकर आना है, तो 12 में से 9 गया, कितना लॉस हो गया 3, दैट इज कॉल्ड इंपेयरमेंट लॉस। क्या बोलते हैं इसको, बराबर है। और ये अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व के सामने सेटअप हो जाएगा। हम AS28 में डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद में। तो अभी ऐसे चलिए कि मुझे आज का वैल्यू मेरा 12 है रिवैल्यूएशन के बाद में, और मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व 3 कितना 6 का पड़ा है। आज मेरा लॉस 12 है, आज इसका वैल्यू 12 है, और इसका आज का वैल्यू मार्केट वैल्यू मान ले 9 है फॉर एग्जांपल। तो कितना लॉस हो गया 3 हो गया। ये 3 को हमको डालना है। अब ये 3 को हम कहां पे डालेंगे, तो बोला जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस पड़ा है पहले उसके सामने जाएगा, फिर P&L में जाएगा। तो जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस पड़ा होगा पहले उसके सामने सेटअप करना है, फिर कहां पे डालना है P&L में। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व का कितना बैलेंस पड़ा होगा वो निकालना है, ठीक है। आगे वो है कुछ और, हाँ 6 डाला था बराबर ना। अब 6 जो था उसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसको भी। अब 6 है तो वो भी डेप्रिसिएशन रेशियो पे राइट ऑफ होगा, तो 6 को भी हमने राइट ऑफ किया होगा, तो 3 साल में राइट ऑफ करेंगे जैसे डेप्रिसिएशन कर रहे थे। तो 6 डिवाइड बाय 3, हर साल कितना राइट ऑफ, 2 2,
तो अब मुझे बताओ 2 साल हो चुके हैं, तो 6 में से 2 और 2 4 जा चुके हैं, तो आज कितना बैलेंस बचेगा 2। तो ये जो लॉस हुआ इसमें से 2 तो सामने सेटअप हो जाएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व के सामने, और बचा हुआ 1 जो है वो कहां पे आएगा, P&L में। क्या बोल दिया, समझ। ये मेरी बैलेंस शीट है, इसमें ये असेट है, बराबर है। ये असेट मैंने ली थी कितने में, 60 में। 3 साल खत्म हो गए बेटा, तो डेप्रिसिएशन 30 हो गया। आज इसका वैल्यू असेट का बचा है 30। अब इसको मैंने रीवैल्यू किया जिससे गेन हो गया, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में लेके आ गया, इसकी वजह से अब इसका वैल्यू 36 हो गया है, और इधर सामने रीवैल्यूएशन रिजर्व भी आ गया 6। अब 2 साल और हो गए, तो 2 साल में मैंने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया 24 का, तो ये बच गया 12। अब ये इसको भी रीवैल्यूएशन रिजर्व को भी हटाना पड़ेगा, ये भी लाइफ टाइम रहेगा नहीं, तो इसको भी मैंने 3 साल में हटा दिया, तो मतलब 2 साल हो गए, तो 4 ये भी हट गया, तो 4 ये भी हट गया, तो बताओ कितना वैल्यू बच गया, 2। अब ये बोला इसका रिकवरेबल अमाउंट 12 के बदले 9 हो गया है, तो 3 का लॉस हो गया है। इस 3 के लॉस को पहले सेटअप कहां पे करना है, रीवैल्यूएशन रिजर्व के सामने, और बचा हुआ 1 कहां पे आएगा, P&L में। वैसे AS 28 के लिए रुको, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, मैं वहां पे समझाऊंगा वापस। बस इसके साथ में ये AS क्या होता है, समाप्त। बोलो भारत माता की।